नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जिस पेपर को सॉल्व करेंगे वो प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 का पेपर है जो 25 नवंबर 2023 को ईस्टर्न रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए जैसे जैसे शुरू करते हैं वैसे एक किसी भी चीज को पढ़ो तो बस ये मत सोच के पढ़ो कि ये किस पेपर के लिए पढ़ा जा रहा है, बस उसे अपनी डेवलपमेंट के लिए पढ़ो। उससे क्या होता है, आपकी मेमोरी अपने आप ही बूस्टअप हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आप किसी पेपर के लिए नहीं, अभी आप अपनी डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हो। डेवलपमेंट एक बार हो गई तो पेपर तो निकल जाते हैं, उसमें कोई हाई फाई साइंस नहीं होती है किसी। तो सुंदर जी और राजीव जी और अन्य जो मुकेश संजय ये सब हैं, इन सभी को धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं इस पेपर पे। इंस्ट्रक्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, इनको देख लेना काफ़ी फायदेमंद होता है। 110 क्वेश्चन है जिसमें से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके लिए जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो 100 मार्क्स ही हैं। 1 to 90 जो है वो कंपलसरी है, क्वेश्चन सबको अटेंड करना है। दो ब्लॉक दिए गए हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, जो एक राजभाषा, ब्लॉक 2 जो है वो राजभाषा से रिलेटेड है और दूसरा मिक्स क्वेश्चन है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक को चुन सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए चलते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, मुझे भी काफ़ी दिनों बाद सॉल्व करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव दैट कैन बी इन केस वाइल इन सर्विस। ऑप्शन ए है 50 डेज, बी 70 डेज, सी है 60 डेज एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है 60 डेज। 10-10 दिन के 6 स्लॉट में हम सर्विस के दौरान लीव इन केस कर सकते हैं। ये 6 पे कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसको एक्सेप्ट किया गया था। 540 के रूल के अलावा जो 540 ए जो छुट्टी की अवधि और नकदीकरण के अलावा कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन की एलपी होनी चाहिए। यानी कि आप 40 दिन का होता है तो आप 10 दिन की इनकेस करा सकते हो और 30 दिन आपकी बैलेंस होनी चाहिए उसके अंदर। इंटायर सर्विस में आप 60 दिन का एलपी इनकेस कर सकते हैं। मिनिमम पीरियड ऑफ जो है वो इनकेस कराने का वो 2 ईयर्स का है। ठीक है, एक ब्लॉक पीरियड बना दिया गया था। इसमें हाउस रेंट और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो होते हैं वो पेबल नहीं होते हैं। और ये जो लीव वाला जो लीव इनकेसमेंट का जो चैप्टर जिसका डिस्कस किया कर रहे हैं वो आईआरएसी वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में किया गया है। और एडवांस करेक्शन स्लिप जो था वो 107 था और आरबी नंबर जो था वो 161/2008 था। ठीक है, 161/2008 ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ना उचित भी है क्योंकि वीडियो के अंदर सारी बातें कवर नहीं हो पाती है, पर हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये सही रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आ गए हैं। द रेट ऑफ सैलरी पेड टू वुमेन एम्प्लॉइज फॉर चाइल्ड केयर लीव इज। तो जो महिलाएं होती हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, वो अगर वो सीसीएल लेती हैं तो उनकी सैलरी किस तरह से पेड की जाएगी, क्योंकि इंटायर सर्विस में उनको 2 साल का लीव सीसीएल मिलता है। तो जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट 100% फर्स्ट ईयर एंड 90% ऑफ सेकेंड ईयर, बी है 100% फॉर बोथ ईयर्स, सी है 100% फर्स्ट ईयर्स एंड 80% सेकेंड ईयर। ओके, एंड डी इज 80% फर्स्ट ईयर एंड 100% सेकेंड ईयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्चुअली यही सही आंसर है हमारा। ठीक है, कि पहले 365 दिन के लिए आपको 100% मिलेंगे और नेक्स्ट जो 65 दिन आएंगे उनके लिए 80% मिलेंगे। यही इसका सही रूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी मंथ एट ए स्ट्रेच। तो एक जो स्टडी लीव होता है एक साल, मतलब एक बार में कम से कम 12 महीने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एट ए टाइम 12 मंथ एंड स्ट्रेच होने पे वो पूरे 24 महीने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी जो मुझे दिख रहा है वो सही आंसर है। 36 महीने भी होता है जो डॉक्टर्स वगैरह के लिए होते हैं, पर नॉर्मली जो 24 मंथ्स का स्ट्रेच है वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है,
इसके अंदर भी काफ़ी कुछ है, जैसे स्टडी लीव अगर आप जाते हैं तो 5 साल की नौकरी हो जाने के बाद ही आपको स्टडी लीव मिलेगी। जोनल लेवल पे जो 3 डॉक्टर होते हैं उनको ही एक साथ मतलब 3 लोगों को ही मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। फ़ॉरेन के लिए रेलवे बोर्ड के पास ही पावर है कि फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए स्टडी लीव दिया जाए। और दूसरा ये है कि वापस आने के बाद कम से कम रेलवे की 3 साल की सेवा करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ और भी रूल्स हैं। 180 डेज़ का जो आपको स्टडी लीव है वो उस दौरान पूरा फुल HRA मिलेगा, तो वो सब है, आपको पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ चाइल्ड केयर लीव। 4 ऑप्शन ए है अनमेरिड डॉटर, अनएम्प्लॉयड सन, सी है डिफरेंटली एबल चाइल्ड एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। डिफरेंटली एबल चाइल्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि रूल 551E के अंतर्गत चाइल्ड केयर लीव के बारे में बताया गया है, और उसके अंदर जो 18 ईयर्स के चाइल्ड हैं उन तक तो है, इसको पहले 22 ईयर्स था, उसको बढ़ा के डिफरेंटली एबल चाइल्ड के लिए एनी एज कर दिया गया है, ठीक है। तो और आपको पता ही है कि इंटायर सर्विस में चाइल्ड केयर लीव 2 ईयर्स के लिए मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 पे। हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर विद इन 1000 किलोमीटर। तो इसका सिंपल सा रूल है कि अगर 1000 या उससे कम किलोमीटर में ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपको 10 दिन की ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगी, ठीक है। और अगर 1000 से ज़्यादा और 2000 से कम किलोमीटर होते हैं तो आपको 12 दिन की मिलेगी, और अगर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रांसफ़र होती है तो फिर 15 दिन की मिलेगी। इन केस ऑफ ट्रेवल ऑफ बाई एयर द मैक्सिमम विल बी 12 डेज, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो जिन्होंने पेपर भेजा है उन्होंने भी काफ़ी करेक्ट मारा है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है डेली अलाउंस एंड ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर कंटिन्यूअस हॉल्ट एट ए प्लेस मे बी ड्रॉन एट फुल रेट हाउ मेनी डेज। तो इसका सही आंसर तो 180 डेज है, कुछ भी सोचने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर फुल डेली अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर 180 डेज ऑफ ए कंटिन्यूअस हॉल्ट एट एनी वन प्लेस, तो 180 डेज का है। क्वेश्चन नंबर 7 है रूल 56J रेफर्स टू। तो ऑप्शन ए है कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, बी एंड सी इज रिव्यू ऑफ सर्विस एंड डी इज नन ऑफ दिस। ये काफ़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो ये आप इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि 56J का जो मेन मकसद है, क्योंकि ये एक्चुअली 2019 के अंदर 28 नवंबर 2019 के अंदर एक PIB प्रेस इंडिया ब्यूरो जो है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें सरकार को केंद्रीय सिविल सड़कों के मौलिक नियम जो 56J L नियम 48 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित में ईमानदारी की कमी या अप्रभावहीनता के आधार पर सरकारी अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का पूरा अधिकार है, के तहत ही 96 ग्रुप ए के कर्मचारी हैं उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया था, ठीक है। तो आप इनको कंपल्सरी रिटायरमेंट भी समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये सर्विस ऑफ रिव्यू है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का कंपल्सरी रिटायरमेंट है जिसमें रिव्यू करने के बाद कंपल्सरी रिटायरमेंट दिए जाते हैं। लेकिन अगर रेफर्स करते हैं तो रिव्यू ऑफ सर्विसेज ही इसके अंदर आता है, और एक काफ़ी पुराना है, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लागू करना सोचा है। बाकी हम किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे, तो हम उस विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर PWBD इन डायरेक्ट कोटा। तो इसके अंदर क्या है कि जो RB नंबर 23/2018 है 23/2018, इसके तहत जो है वो 3% का जो वेरिएट था, क्वांटम था, जो एक्चुअली पर्सन विथ
क्या बोलते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो PWD कहते हैं, उसको 3% से बढ़ाकर जो है 4% टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत किया गया है, और प्रोविजनल ऑफ रिजर्वेशन जो एक्ट है उसको छेड़छाड़ की गई है। तो चलिए, हमारा जो आंसर, जो सही आंसर होगा वो 4% होगा, पहले 3% था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी? CP ग्राम। CP ग्राम होता है द सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है। RTI तो RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। निवारण जो है वो ग्रीवांस रिड्रेसल है, पोर्टल है जो रेलवे एम्प्लाई के लिए है, जिसका लॉन्च श्री सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने किया था 2016 में। और रेल मदद भी एक ऐप है जो ग्रीवांस को रिड्रेस कर दी है, और ये जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए है, और 139 इसकी हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात बनती है कि RTI जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने से रिलेटेड है, तो ये इसमें कोई ग्रीवांस का रिड्रेस नहीं होता है। और मैं एक चीज़ रेलवे में देखता हूँ कि काफ़ी कुछ लोग फालतू के RTI करते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। जो ग्रीवांस है उनको भी ये लोग RTI के तहत मांगते हैं, जो कि ग्रीवांस का कोई निपटारा नहीं है। जैसे कि 2F के अंदर क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो क्वेश्चन का जवाब नहीं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनको ही हम देते हैं, और देना भी वही चाहिए। ठीक है। कुछ लोग नोटिंग पेज मांगते हैं जो कि नहीं मांगना चाहिए। नोटिंग पेज तभी दिए जा सकते हैं जब वो पूरा मैटर क्लोज हो चुका है, हमने उस केस का निपटारा कर लिया है, तभी दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज वर्कड आउट ऑन, तो ऑप्शन है नेट अर्निंग्स, ग्रॉस अर्निंग्स, नेट वर्किंग एक्सपेंसेस एंड नन ऑफ दिस। तो मुझे लगता है कि जो ग्रॉस अर्निंग है और जो ग्रॉस एक्सपेंसेस है उसके आधार पे इसका निपटारा किया जाता है, तो यहाँ पे वो होना चाहिए। पर जो मुझे आंसर की मिला है उसमें नेट वर्किंग एक्सपेंसेस दिया गया है, तो मैं इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालता हूँ। पर अगर मैं एग्जाम में होता तो डेफिनेटली ग्रॉस अर्निंग्स के साथ जाता, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही कुछ इस तरह है। तो ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। मास्टर सर्कुलर कॉन्टेनिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन नॉन गजटेड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इज नंबर्ड। तो ऑप्शन ए है 27, B 28, C 29 एंड D इज 30। तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। 28 के तहत ही जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसके बारे में जिक्र किया गया है। 27 में लीगल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रेलवे सर्वेंट इन्वॉल्व इन लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए इसके अंदर जिक्र किया गया है। 29 में ट्रेनिंग ऑफ नॉन गजटेड डायरेक्ट रिक्रूट्स जो होते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। और 30 में फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर पोस्ट आउटसाइड रेलवे का जिक्र किया गया है। तो यही है। इसके अलावा 2-3 और सर्कुलर हैं जिनको आपको माइंड में रखना चाहिए। मास्टर सर्कुलर 34 है, सीनियरिटी ऑफ नॉन गजटेड रेलवे स्टाफ, और 35 रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो 34 आपको माइंड में रखना चाहिए, और 35 रिक्रूटमेंट के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सेल्फ अप्राइजल इज डन इन विच पार्ट ऑफ द APR? तो पार्ट 1 में जो है वो पर्सनल डाटा, इसको हम थोड़ा स्पेस लेते हैं, पर्सनल डाटा। ठीक है। इसके अंदर हम ये करते हैं। पार्ट B में जो है, यानी कि पार्ट 2 जिसे बोलते हैं, इसके अंदर सेल्फ अप्राइजल है। ठीक है। और पार्ट 3 में इसको S ये दे सकते हैं शॉर्ट में, और पार्ट 3 में SRO होता है। नहीं, ये एक्चुअली
RO। एक्चुअली ये है, ये RO। और थर्ड जो होता है R O। ठीक है। तो ये पार्ट थर्ड जो होता है असेसमेंट बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। ठीक है, ये रिपोर्टिंग ऑफिसर है। और यहाँ पे जो ये वर्ड है वो रिव्यूइंग ऑफिसर है। ठीक है, और रिमार्क्स बाय रिव्यूइंग ऑफिसर। तो ये चारों पार्ट आप याद कर सकते हैं। पार्ट ए में मैंने बताया आपको कि पर्सनल डेटा जो है वो फीडअप करना पड़ता है। पार्ट 2 में सेल्फ अप्राइजल आपको भरना पड़ता है। पार्ट 3 में असेसमेंट बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। पार्ट 4 में रिमार्क्स बाय रिव्यूइंग ऑफिसर होगा। तो यही है। चलिए, अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको पसंद आता है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम लिमिट टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट एपीआर अपॉन डिस्क्लोजर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम विच ईयर इंडिंग वाज एसीआर रीनेम्ड एज एपीआर। एक्चुअली जो है 31 मार्च 2009 के से, यानी कि इस ईयर तक एसीआर था, उसके बाद जो है वो एपीआर में तब्दील हो गया था। न्यू सिस्टम ऑफ communicating the entries in the APR shall be made applicable prospectively only with effect from the reporting period 2008 and 9, which is to be initiated after April 2009। ठीक है, तो उससे पहले तक यही था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर टू कमेंट्स अपॉन इन सेक्शन 2 ऑफ नॉन गजेटेड एपीआर। ऑप्शन ए है 3, बी 4, सी 5 एंड डी इज 6। द आंसर इज 5। ठीक है, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केपीआई। केपीआई एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। ये सभी सेक्टरों में लागू होता है, रेलवे में भी लागू किया गया है। तो हम पहले ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है उसको देख लेते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज द राइट आंसर। From which year has KPI become a part to decide APR overall final numerical grading of an officer? तो ऑप्शन ए है 31 मार्च 2009, बी 31 मार्च 2017, सी 31 मार्च 2020 एंड डी इज 31 मार्च 2023। तो एक्चुअली क्या है कि न्यूमेरिकल जो ग्रेडिंग्स हैं वो 2017 में ही चालू किए कर दिए गए थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 30 ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो अभी फिलहाल एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए था, लेकिन मुझे भी लगता है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फिलहाल। ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंट कब से हुआ है ये भी मुझे भी नहीं ये पता, तो यहाँ पे डी के साथ मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैन ए रिव्यूइंग अथॉरिटी ऑफ ए एपीआर फंक्शन एज द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ऑफ द एपीआर ऑल्सो। तो समटाइम्स यस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज कई दफ़ा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी एक ही हो सकते हैं, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एपीआर इज नेसेसरी टू डिसाइड। तो जनरली क्या है कि प्रमोशंस के लिए होता है, पनिशमेंट ट्रांसफर ये लिए भी कभी कभी एपीआर को देखा जाता है कि उनका कैसा रहा है। तो ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि
नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए ही सही है। पर मेरा फंडामेंटल रूल है कि अगर ऑल ऑफ दीज कहीं दिखे आपको तो वहाँ पे आप आंसर को जा सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को होल्ड पे डाल देते हैं, इट इज़ क्वाइट बेटर। आप भी जांच करें और फिर उसके अनुसार ही लें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर सकता है। तो जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं हो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही उचित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द अथॉरिटी normally competent to finally decide on the representation performed against APR by SA grade ऑफिसर। ऐसे जो होता है ये होता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर। ठीक है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि ऐसे जी जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर होते हैं उनकी जो सर्विस है अगर 23 साल से कम है तो फंक्शनल मेंबर या वन लेवल जो हायर अथॉरिटी होती है वो इस पर डिसाइड कर देती है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है बी, मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, जो दिख रहा है ये सही आंसर होगा। दूसरी बात जो है कि अगर एसएसजी ऑफिसर की सर्विस जो 23 साल से ज़्यादा हो गया है और कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ फंक्शनल इज द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, वहाँ होंगे सीआरबी या वन हायर अथॉरिटी। तो 23 साल वाला जो मामला है उसके वजह से यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। इवन दो कि जूनियर और सीनियर स्केल ऑफिसर जो होते हैं उनको जीएम लेवल पे ही उनका रिप्रेजेंटेशन का निपटारा कर दिया जाता है, जबकि जेजी और सिलेक्शन ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं उनको रेलवे बोर्ड में जो फंक्शनल मेंबर होते हैं ना, उनसे एक हायर पोस्ट होते ही होते हैं, तो वो उनका निपटारा रिप्रेजेंटेशन का करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 20 में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आई होप कि आप बहुत क्लियर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इज लेड डाउन इन विच कंडक्ट रूल। तो 3A जो है वो प्रॉम्प्ट्स एंड कर्टसी के लिए है, 3B ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, और 3C जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी पेनल्टीज आर लेड डाउन अंडर माइनर पेनल्टी इन रेलवे। तो देर आर 6 माइनर पेनल्टीज एंड 5 मेजर पेनल्टी, टोटल इज 11। तो ऑप्शन ए 6 इज द राइट आंसर, और फाइनल ये है मेजर पेनल्टी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रूल प्रिवेंटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी बाय ए रेलवे सर्वेंट इज लेड डाउन इन विच कंडक्ट रूल। तो 13 जो है वो गिफ्ट से रिलेटेड है और 13A जो है वो डाउरी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये प्रोसीडिंग्स अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ। तो एक्चुअली नेचुरल जस्टिस रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। 25 कहता है कि हु इज कंसिडर्ड एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ए नॉन गजेटेड एम्प्लॉय वेयर लेटर्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट आर नॉट अवेलेबल। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो है वो जीएम इज द फाइनल अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी ना दिखे तो वो जीएम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कंसिडर्ड एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ए नॉन गजेटेड एम्प्लॉय वेयर लेटर्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अपॉइंटमेंट आर नॉट अवेलेबल। तो ऑप्शन सी जो है वो जीएम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ दीज रूल्स इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन अंडर RS एंड DR रूल। तो रूल नंबर 14 को ऐसा माना जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच अमंगेस्ट
This is not a penalty under railway servant discipline and appeal rules. Censure, suspension, withholding of increment in time scale and reduction in pay. तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड मार्क हिज अटेंडेंस। ऑप्शन ए है एवरी वर्किंग डे, बी ट्वाइस ए वीक, डी नॉट रिक्वायर्ड एंड डी इज वंस ए मंथ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर इन असिस्टेंट स्केल लेवल 8। जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो सी होगा, जीएम इज द राइट आंसर। एक बात बताना मैं भूल गया 28 के मामले में, ये सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड मार्क्स, तो ये यहाँ पे एक मास्टर सर्कुलर है 64, उसके अंदर ये जिक्र है कि एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड हिज वर्क बट ही कैन नॉट लीव हिज हेडक्वार्टर विदाउट प्रियोर परमिशन of the competent authority. There is however no question of his giving daily attendance and marking his presence. तो ये बड़ी स्पष्ट रूप से कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम वापस आ जाते हैं कि ग्रुप बी का ये है। एक्चुअली जो चैप्टर 2 है आईआरएससी वॉल्यूम 1 का पैरा 207 है, ठीक है। उसके अंदर है अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी सर्विस इज प्रमोशन ऑफ द स्टाफ इम्प्लाइड ऑन द रेलवे में बी बाय द जनरल मैनेजर, ठीक है। ग्रुप बी में क्या है कि सीधी भर्ती होती नहीं है, तो हम प्रमोशनल कोटा है 100%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। 30 कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ऑप्शन है आर्टिकल 309 309, बी आर्टिकल 310, सी आर्टिकल 311 एंड डी इज आर्टिकल 312। एक्चुअली क्या है कि आर्टिकल 311(1) जो है वो जो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the dismissal or removal of government employee by an authority that is subordinate to the appointing authority, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी का है, ऑप्शन 311 वो सही आंसर होगा। आर्टिकल 309 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया allows to appropriate legislature to regulate the recruitments and condition of service for government employee, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा भी हैं। ये चारों आर्टिकल्स आपको अपने बुक से देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मैक्सिमम अमाउंट ए रेलवे सर्वेंट में कम्यूट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज। तो ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ये 40% इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये कम्यूट होने के बाद 15 साल के बाद जो है वो रीस्टोर हो जाता है, रीस्टोर होता है, तो एक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो आंसर जो सही होगा वो लिव इनकेसमेंट सही होगा यहाँ पे, सॉरी। बाकी पेंशन डिस्चार्ज बेनिफिट्स में गिने जाते हैं। इवन सीटीजी है या पीआरसीपी जो है, पीआरसीपी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेट, सीटीजी, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आते हैं। गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल जो होते हैं वो आते हैं, आरएसएस वगैरह हैं। तो ये सब प्रोविडेंट फंड के जो पैसे आते हैं वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स में गिने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी इज, तो ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 20 lakhs,
द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एडमिसेबल एट द फॉलोइंग रेट पर मंथ पर चाइल्ड। तो ये 2250 रुपया है, सही आंसर यही है। ठीक है, और इसके लिए जो है आप आरबी नंबर 114/18 को देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। रेलवे स्कूल टीचर इज एलिजिबल फॉर डैश डेज ऑफ एलपी पर ईयर। तो ये एक्चुअली 10 डेज होता है, 5 डेज 1 जनवरी को और 5 डेज 1 जुलाई को। इनके लिए फिर 20 डेज एलएचपी भी है। ठीक है, ये इनके लिए है जो हमको भी नॉर्मल एम्प्लॉय को भी मिलता है। 10 डेज ऑन 1 जनवरी एंड 10 डेज ऑन 1 जुलाई, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। ऑल टाइप ऑफ लीव टुगेदर कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये है ही एक रूल है। द प्रेजेंट रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस इज 42 था पहले और 4% बढ़ के 46 हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है टेबल 1 प्यून इज नाउ डिजिग्नेटेड एट। तो ऑफिस असिस्टेंट के रूप में किया गया है और इसका भी एक आरबी नंबर है, मेरे ख्याल से 201/18 है आरबी नंबर। ठीक है, तो यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी डील्स विद। तो ऑप्शन ए ग्रीवांस केसेस, नो, इट्स ए रॉन्ग आंसर। निवारण केसेस, नो। वर्किंग एम्पावरमेंट, ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसके लिए आप आरबी नंबर 114/2015 मेरे ख्याल से जांच कर लीजिएगा, लेकिन 114 तो कंफर्म है। ठीक है, 114 तो कंफर्म है, 2015 ही होगा, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ सीटीजी डैश ऑफ द लास्ट बेसिक पे, तो 80% है। ठीक है, और सीटीजी के लिए भी आरबी नंबर बता देता हूँ। 16/2022 जो है वो भी आप देख सकते हैं, और 103/17 को भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइनल विड्रॉल फ्रॉम पीएफ 1 पीरियड टू रिटायरमेंट इज। तो ऑप्शन ए जो है वो 90% होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसके लिए भी आरबी नंबर 47/17 को देख सकते हैं, जहां 3, 4 या 90% का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर 3, 4 करते हैं, 100 का 3, 4 करते हैं तो 25 इसका टू 75% होगा, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो 90% द करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 42 यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। बी है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी, तीसरा है यूनिफॉर्म मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो
एक्चुअली उम्मीद जो है वो यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन बी मुझे लगता है यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नेम आइडेंटिटी कार्ड ही है इसका एक्चुअली। चलो जाने दो। ऑप्शन 43 है, व्हाट इज द लेटेस्ट मॉड्यूल इंट्रोड्यूस्ड इन HRMS। तो यहाँ पे लीव मॉड्यूल है। ठीक है, तो यही सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, परिचय इज द पोर्टल फॉर। तो ई ऑफिस और एस फोर दोनों के लिए अवेलेबल है, दैट मीन्स ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन व्हाट एप्स व्हाट्सएप which tool can be used to send the same message in one click is I think broadcast is the right answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 is a very dangerous question। रोजगार मेला is job exhibition, B a fair मेला, C a recruitment drive and D is none of these। तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज है। आप जनरली रिक्रूटमेंट ड्राइव को मार सकते हैं, पर मेरा मानना है कि ये अपॉइंटमेंट लेटर को ये करने वाला है, इसलिए रिक्रूटमेंट ड्राइव तो नहीं बोल सकते हैं, रोजगार मेला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए। फिर भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, तो इसको रोक के रखा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सावधानी के साथ मार्क करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैक्सिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर VR इज। तो ए है 20 ईयर्स इज द राइट आंसर, आपको पता ही है। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पासिस, तो 5 मंथ इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्चुअली ये मैक्सिमम सर्विस रिक्वायर्ड जो बोल रहा है ये गलत है। एक्चुअली मिनिमम सर्विस होना चाहिए कि कितना कम से कम होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन का आंसर 20 ईयर्स होगा। पहली बार में मैंने पढ़ा और इसको सही 20 ईयर्स मार दिया, जो कि गलत है। मैक्सिमम वर्ड ही है ही नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना ही उचित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, मेडिकल मेमो फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन इज। तो G37 इज द राइट आंसर, यही है। और हाँ, G37 ही इज द राइट आंसर। सीक मेमो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका ये होता है G92। ठीक है, और रीमेडिकल के लिए तो आपको बता ही दिया, G37 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 को देख लेते हैं। इफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एन एम्प्लॉई इज 1/1 यानी कि 1 जनवरी 1962 है, व्हाट विल बी हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो जब किसी की जन्म तिथि पहली तारीख होती किसी भी महीने की, तो वो 1 महीने पहले रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो 60 साल इसके जनवरी 2022 में होंगे, पर उससे पहले जो 31 दिसंबर होगा उसमें वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 होता तो इसका आंसर ये होता। ठीक है, 2 जनवरी यानी कि 02/01/1962, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम और 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज अकाउंट करंट सॉरी। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, बी है स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ ए यूनिट अंडर वेरियस हेड्स, C statement of suspense and D is none of these। The correct answer is B। An account
An account current is simply a statement showing the receipts and disbursement of an account circle duly classified under the prescribed head of accounts is the right answer. तो option B is the correct answer. Question number 52 है, what is the full form of IPAS? IPAS is a integrated payroll accounting system जो क्रिस के द्वारा डेवलप किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो चलिए इसको सम अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच सेक्शन ऑफ अकाउंट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ अकाउंट करेंट टू रेलवे बोर्ड? ऑप्शन ए बजट सेक्शन, बी बुक सेक्शन, बी सी एक्सपेंडिचर सेक्शन एंड डी इज स्टोर सेक्शन। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बुक सेक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक्चुअली बुक सेक्शन के बारे में कहा जाता है कि मेंटेनेंस जनरल कैश बुक, जनरल लेजर ईटीसी, प्रिपरेशन ऑफ मंथली एंड एनुअल अकाउंट करेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन टू रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें कही गई है उसके बारे में। डीआरएफ का जो है वो 1/4/1924 से ही ये आया हुआ है, और डीआरएफ का सही जो है डिप्रिसिएशन रेवेन्यू फंड है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, सॉरी रेवेन्यू नहीं, रिजर्व फंड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है वो सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट, तो ये जो है वो सिकंदराबाद जो तेलंगाना में है, यहाँ पे ही ये है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यही है हमारा सही आंसर है। तो थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो के अंत तक आए और इस वीडियो को देखा। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाया है, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। थैंक्स।